हेलो स्टूडेंट्स, डीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स की सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। आज के वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम के नियम के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सेकंड जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सत्यापन, उसका प्रूफ, ओम के नियम की उत्पत्ति हम इसमें करेंगे। थर्ड टॉपिक देख लें ओम का नियम सदिश रूप में, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप ओम के नियम को स्केलर फॉर्म में हम जानते हैं कि स्केलर फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में जानेंगे। फोर्थ टॉपिक जो हम कवर करेंगे ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर, ओमीय और अनोमीय चालक किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिफ्थ टॉपिक इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सिक्स टॉपिक हमारे पास जो अगला टॉपिक जो कवर होगा गतिशीलता, मोबिलिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये 6 के 6 टॉपिक आज आपके क्लियर होंगे। अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में किसी चालक पे विभवांतर आरोपित करने पर उसमें जो प्रवाहित धारा आई और विभवांतर के बीच एक संबंध को एक नियम द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। ये ओम का नियम कहलाता है। उसमें जो कंडक्टर है यहाँ पे आप देख ले, जैसे हमने एक चालक यहाँ पे दिखा रखा है, इस चालक की लंबाई और जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है, यानी जो क्षेत्रफल है वो लंबाई, वो एक नियत लंबाई का हमने जो है क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, चालक ले लिया, और इस चालक को हमने जैसी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा V वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया तो उसके सिरों पर जो है V वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो गया, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला उच्च विभव होता है, नेगेटिव की तरफ निम्न विभव होता है। तो आवेश का प्रभाव जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र देख रहे होंगे आप, प्लस से माइनस की ओर, यहाँ से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है E, और इसकी वजह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस धातु के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एक बल इनके अंदर लगता है और ये जो है हमने बताया था कि नियत वेग से जो है क्या करते हैं, गति करने शुरू हो जाते हैं। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धनावेश गति करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनके आवेश प्रभाव के कारण ये जो प्रवाहित आवेश प्रवाह होते हैं, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यानी जो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित हो जाते हैं उसी को हमने बताया था क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो आई वो उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो है जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे V का मान जैसे अगर हम चेंज करेंगे तो I के मान में भी जो है परिवर्तन होता चला जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने इस नियम के अनुसार बताया कि जो V और I का अनुपात होता है, V/I बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। इसका मान जो है नियत आता है V/I का मान। तो यहाँ पर हमारे पास इस नियतांक को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध जो एक जो है ऐसा गुण है पदार्थ का जिसके जो क्या करता है, धारा प्रवाह का विरोध करता है। तो कंडक्टर में हमने जैसे बताया आवेश धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा किसकी वजह से हो रही है, आवेशों के प्रभाव के कारण हो रही है। तो आवेशों के प्रभाव में यानी जो आवेश बहते हैं तो प्रवाहित होते हैं, तो उसके मार्ग में अवरोध, ये मटेरियल उसका पदार्थ का जो है गुण है, तो उसका अवरोध उत्पन्न करता है। तो उसकी वजह से इसी को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यही हमारा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, V/I बराबर R हमने बताया। तो R यहाँ पर हमारे पास V बराबर हम इसको क्या लिख लेंगे, IR लिख लेंगे। R एक कंडक्टर के लिए क्या रहता है, नियत रहता है, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो वहां पर हम देखेंगे जो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, I हो जाता है। तो V प्रोपोर्शनल I हमारे पास किसी चालक के लिए क्या होता है, हमारे जो है क्या होता है, उसको आरोपित विभवांतर क्या होता है, उसमें प्रवाहित धारा I की क्या होता है, समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आरोपित विभवांतर पोटेंशियल था V, वो I के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आप इसको कंडक्टर को इस तरीके से भी हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझें कि हमारे पास जैसे हमने V वोल्ट का, यहाँ पर हमारे 6 वोल्ट की बैटरी हमने जोड़ी, तो 6 वोल्ट का विभवांतर लगाने से माना 3 एम्पियर की धारा में प्राप्त होती है। तो 6 वोल्ट
का लगाने पे हमें 3 एम्पियर की जो है एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक तार में। लेकिन जैसे हमने इसको बढ़ा के हमने वोल्टेज को डबल कर दिया, दूना कर दिया, यानी 12 वोल्ट की बैटरी लगाए, तब हम देखेंगे जो धारा जो है 6 एम्पियर की हो जाती है। तो यानी जो है सीधे सीधे जो है 2i यानी 2v यानी v को दूना कर रहे हैं तो i भी दूना हो जा रहा है, वोल्टेज को 3 गुना कर रहे हैं, धारा भी 3 गुना हो जा रही है। तो एक कम वोल्टेज पे जो है हम देखेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, हम जानेंगे कि जो है कम वोल्टेज पे ही जो है क्या होती है, ये जो है ओम के नियम का पालन करती है। तो वहां पे जो है v प्रोपोर्शनल क्या होता है, i जैसे जैसे देख रहे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा उसी अनुपात में बढ़ रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, v प्रोपोर्शनल i होता है। इसको हम क्या कहते हैं, जो आरोपित विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। हमने बताया कि जो v अपॉन i बराबर क्या आता है, नियत आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे v और i के बीच का ग्राफ हमें जो प्राप्त होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। v और i के बीच का जो ग्राफ आता है वो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, जो हमारे ओमीय परिपथ कहलाते हैं। वहां पर हमारे पास एक सरल रेखा में जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक्स अक्ष पे क्या दिखा दिया, विभवांतर दिखा दिया, वोल्टेज को हमने v से दिखा दिया, विद्युत धारा को हमने i y अक्ष पे दिखा दिया, और इसके बीच की जो रेखा आप देख रहे हैं सरल रेखा, यहाँ पर हमारे पास एक सरल रेखा, ये हमारे जो ओम का नियम होता है धातु चालकों के लिए लगता है, धातु या चालकों में इसका नियम का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जो है एक सरल रेखा के द्वारा इसमें हमने दिखा रखा है। तो इस सरल रेखा का एक्स अक्ष पे कोण अगर थीटा हो तो इसकी जो ढाल हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास जो v अपॉन i का मान आता है वो tan थीटा हम इसको कहते हैं। tan थीटा इसकी जो ढाल होती है वो उसको प्रदर्शित करती है, जो विभवांतर और होता है, तो उसको हम जो है tan थीटा से हम इसको दिखाते हैं। तो r जो कि क्या होता है, नियत होता है, इसका मान हमेशा क्या रहेगा, नियत रहता है v अपॉन i का मान। तो यहाँ पर हम जो कहेंगे कि ये जो इसका मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो भिन्न भिन्न तापों के लिए प्रतिरोध भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इस तरीके के डायग्राम आपके पास जैसे क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे आ जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं कि आपको एक ग्राफ दिया होगा, इस ग्राफ में जो है पूछा जाएगा कि जो दो प्रतिरोध R1 R2 हैं, इनमें जो है किसका प्रतिरोध अधिक है। टेम्परेचर की जो है T1 और T2 देखे दो ग्राफ दिखा रखे हैं, दो सरल रेखाएं दिखा रखी हैं, एक का कोण θ1 है, दूसरे का कोण θ2 है। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो है किसका प्रतिरोध अधिक है, किसका ताप अधिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो θ1 है कोण वो ग्रेटर देन है θ2 से, θ2 से बड़ा है, तो ये कोण बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे हम tan थीटा इसको हम ले लेते हैं। तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, तो tan θ1 बड़ा है tan θ2 से। तो जैसे हमने बताया था कि v अपॉन i बराबर tan थीटा होता है, तो ये r के बराबर होता है। तो यहाँ पे tan θ1 बराबर क्या हो जाएगा, R1। उस चालक तार के दो चालक है हमारे पास कंडक्टर, जिनके प्रतिरोध R1 और R2 है, उसके लिए ग्राफ दिखा रखा हमने। इस ग्राफ के हिसाब से हम बताएंगे कि किसका ताप अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे R1 का मान जो है R2 से अधिक है। तो R1 का मान R2 से अधिक है क्योंकि tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, इसलिए क्या हो जाएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो हम कहेंगे अर्थात क्या हो जाएगा, T1 ताप क्या है, T2 से अधिक है। तो जिसकी ढाल अधिक होगी उसका ताप क्या होगा, अधिक होगा, सॉरी, जिसकी ढाल कम होगी उसका ताप क्या हो जाएगा। तो ढाल पर निर्भर कर रहा है। तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, तो उसका ताप भी क्या होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे T1 टेम्परेचर जो है उसका जो है ताप अधिक होगा। ताप अधिक होने पर हमने बताया था कि प्रतिरोध भी अधिक हो जाएगा, तो प्रतिरोध भी उसका क्या हो जाता है, अधिक होता है। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 देन T1 इज ग्रेटर देन T2। तो इस ग्राफ से हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ही हमने ओम के नियम के बारे में जाना। इसके बाद हम देख लें जो हमारे पास अगला टॉपिक इसमें हमारे पास आता है कि ओम के नियम का हमें क्या करना है, व्युत्पत्ति करनी है ओम के नियम की, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम को हम सत्यापन किस तरीके से करेंगे। ओम्स लॉ हमारे पास हमने बताया था। तो इससे पहले हम जो है अनुगमन वेग के बारे में बता चुके हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। जिन्होंने नहीं जाना है वो हम व्यंजक वहां पर हमने प्राप्त कर चुके हैं, इसका डेरिवेशन हमने वहां पे निकाला था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में इससे हम पहले पिछले वीडियो में हम उनको पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेशन हमने निकाल चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वहां पे हम इसका जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे देंगे, आप जरूर उस लिंक से आप जो है वहां पर आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आप जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो अनुगमन वेग का जो हमने व्यंजक बताया था उसके बारे में हमने बताया था कि जब किसी कंडक्टर पे वहां पर हमने दिखाया था कि जब कोई चालक है, जो चालक को जब वोल्टेज V से हम जोड़ देते हैं तो उस पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और L लंबाई का ये लेंथ का हमने कंडक्टर लिया तो इसमें I धारा प्रवाहित हो जाती है। वो जो है क्या करते हैं, एक नियत वेग से जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं चालक के भीतर, जो नियत वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के लगभग होता है। तो इसी नियत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, क्योंकि बारंबार वो
धनायनों से टकराते रहते हैं, लेकिन विभवांतर की वजह से उनको एक जो अलग से जो है बाह्य विभवांतर जो उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की वजह से क्या करते हैं, एक फोर्स उनको बल मिलता है, जिस बल की वजह से क्या करते हैं, टकराने के बावजूद भी जो है एक नियत वेग से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उस नियत वेग को हमने क्या कहा था, अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी उसे कहते हैं। तो हमने अनुगमन वेग का जो वहां पे हमने व्यंजक निकाला था, वीडी बराबर, अगर आपको याद हो अनुगमन वेग, वीडी बराबर ई अपॉन एम इंटू टॉ बार। वहां पे हमने ये निकाला था, ई स्मॉल ई क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज था, चार्ज आवेश का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी जो उस चालक के भीतर आरोपित था, और हमने जो है अपॉन एम यानी इलेक्ट्रॉन का मास था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टॉ बार ये हमारा क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम एवरेज। हमारे पास जो दो श्रांति काल जिसको हम कहते हैं, जब वो बारंबार दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। एक टक्कर जो है धनायन से टकराया, फिर उसने उसको अवशोषित कर लेता है, फिर दूसरे टक्कर में जो है दूसरे उस आयन से टकराया, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, औसत श्रांति काल कहते हैं, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज को हम जो है टॉ बार से हम उसको दिखा देते हैं, तो टॉ बार हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास हमने वीडी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो वीडी बराबर हमने निकाला था ई अपॉन टॉ एम इंटू टॉ बार। ई हमने बताया वैद्युत क्षेत्र है, जैसे हमने बताया कंडक्टर है जिसको हमने वैद्युत क्षेत्र ई आरोपित हो रहा है, जिसकी लंबाई एल है और पोटेंशियल वी है। तो वहां पे हमने ई वी और एल में एक संबंध हमने बताया था कि जो विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में हमने संबंध बताया था, ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या हो जाती है, उस कंडक्टर की लेंथ हो जाती है, तो डेल्टा एक्स की जगह एल आ जाएगा। डेल्टा वी विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है, वी है, तो दोनों चालक के दोनों सिरों का बीच का विभवांतर वी हो जाएगा, तो वी अपॉन एल। तो ई की वैल्यू हमने बताया कि वी अपॉन एल यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो ई की वैल्यू हमने वी अपॉन एल यहाँ पे हम रखा। तो यहाँ पे हम जब ई की वैल्यू वी अपॉन एल रख लें तो तब हमारे पास वीडी की वैल्यू आ जाएगी, दे लेंगे, तो वीडी बराबर आ जाएगा ई, हमने बताया इसकी जगह हमने जो है वी अपॉन एल, तो ई की जगह वी अपॉन एल रखें, तो ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉ बार। तो यहाँ पे हमारे पास जो वीडी की वैल्यू आ जाती है, ई वी क्या है हमारा कैपिटल वी विभवांतर है, अपॉन एम एल इंटू टॉ बार, ये हमारा वीडी की वैल्यू आ जाती है। इससे पिछले वीडियो में हम जो है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में हम संबंध निकाल चुके हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में। तो आई बराबर हमने निकाला था वी डी ई एन ए, वी ना भी हमने इसको बताया था, कई बार हम इसको निकाल चुके हैं, तो आप इसको मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो आप वहां से जरूर इन वीडियो को देखें। तो आई बराबर वी डी ई एन ए हमारे पास यहाँ पे हमने निकाला था, तो ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकाला था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीडी की वैल्यू यहाँ से हम रखते हैं इसकी, तो आई बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे वीडी की वैल्यू हमने रखा, तो ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉ बार हमारे पास आ जाएगा, ये हमने उसकी वैल्यू रख दी, ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉ बार, और जो है ई एन ए वीडी की वैल्यू रखने के बाद ई एन ए वैसे रहेगा, ई एन ए। तो यहाँ पे हम ई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ई स्क्वायर हो जाएगा, तो ई इंटू ई देख रहे होंगे आप क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, तो आई बराबर यहाँ पे हम देख लें एन ई स्क्वायर हो जाएगा, ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए, और टॉ बार वैसे रहेगा अपॉन में एम एल और ब्रैकेट के बाहर वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बाहर लिया है, विभवांतर को वी, तो आई बराबर हमने निकाला एन ई स्क्वायर ए टॉ बार अपॉन एम एल इंटू बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के वी आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करें, वी अपॉन आई निकाल लें, तो आई को हम इसको अपॉन में ले जाएंगे वी के, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, ये जो है डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, नोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आप देख लें वी अपॉन आई की वैल्यू आ जाएगी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ बार इंटू ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ बार, एल अपॉन ए को अलग रहने दे, तो आपने ये वाला देख रहे होंगे, ये जो है हमारे पास, इसमें देखें एम हमने बताया था कि एम जो होता है इसको हम बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम जो हमारे पास आता है इसमें हमारे पास एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे पास जो है द्रव्यमान क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे देखें एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हमने बताया था कि जो है पर यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है एन से हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एन हो गया। यहाँ पर जो है हम देखेंगे जो एन हमारे पास ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर ई जो हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ई हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी नियत रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम भी नियत है, कांस्टेंट है, यानी जो है एक कंडक्टर के अंदर कितने जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास होता है वो नियत रहता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नियत रहती है, और जो हमने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी नियत रहता है। और टॉ बार होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम भी यानी दो
क्रमागत टकरों के बीच का जो समय ये भी क्या रहता है, नियत रहता है एक कंडक्टर के लिए। तो वहां पर हमारे पास जो है ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती है। इस कांस्टेंट राशि को हमने बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। ये रो ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये जो है रो बराबर हमने निकाला था M/NE² टॉ बार। तो ये हमारे पास रो की वैल्यू आती है M/NE² टॉ बार। तो ये हमारे पास रो, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं रो। तो यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फार्मूला आ जाएगा इसको हम लिखते हैं V/I बराबर रो L/A। तो रो L/A हम पहले भी निकाल चुके हैं। रो L/A जो है यही क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो R बराबर रो L/A, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। R की वैल्यू हमने बताया था, ये याद भी रखना, बार बार आती है। तो वही जो ML/NE² टॉ बार, ये जो है क्या होती है, यही जो हमारी किसकी वैल्यू होती है, R की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, V/I बराबर R। और ये सारे मान क्या होते हैं, प्रतिरोध के लिए भी क्या होते हैं, नियत होते हैं। नियत कंडक्टर के लिए एक जो है उसके लिए जो है चालक के लिए क्या होते हैं, नियत रहते हैं। तो V/I बराबर R ये नियतांक होता है। ये हमारा क्या है, ओम का नियम है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ओम के नियम का सत्यापन कर लेते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा, ओम का नियम हम किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। आप इसको अच्छी तरीके से समझें। ये हम बार बार इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे, इस तरीके के हम जो है बार बार इस तरीके के जो है हम निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू हम बीडी अनुगमन वेग की वैल्यू निकाल चुके हैं। और जो है उसमें हमने धारा, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हम निकाल चुके हैं। आर का मान हम पहले भी इस तरीके का हम निकाल चुके हैं, ML/NE² टॉ बार होता है। और उनमें हमने बताया था कि ये एक कंडक्टर के लिए क्या होती है, ये नियत रहती हैं सारे मान। अगर लेंथ बढ़ेगी तभी जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या क्षेत्रफल बढ़ेगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तभी उसको जो है प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हमने बताया था R/L/A होता है। तो ये विद्युत प्रतिरोध भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। इसलिए हमने कहा कि जो ये जो है V/I यानी V/I का मान नियत तभी रहेगा जब उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे ताप में परिवर्तन ना हो रहा हो, लंबाई में परिवर्तन ना हो रहा, क्योंकि लंबाई बढ़ने पर भी प्रतिरोध प्रभावित हो रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो रहा, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से भी प्रतिरोध प्रभावित हो रहा है। तो वहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है आपने, दाब पर भी जो है निर्भर करता है। तो ये चीजें हमारे पास ये ध्यान रखना कि ओम के नियम हमारे पास जो है V/I बराबर नियत जो होता है, कम जो है विभवांतर पर, ये आरोपित विभवांतर पर ये जो है लागू होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे तार का जो है धारा बढ़ने से प्रतिरोध, ताप बढ़ने शुरू होता है, ताप बढ़ने के कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे ओम के नियम का पालन नहीं होता। तो ओम का नियम का पालन एक नियत ताप पर ही होता है। तो इसलिए हम इसकी भौतिक अवस्था में हम कहते हैं कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से तब जो है ओम के नियम का पालन होता है। ये यूनिवर्सल नियम है, आगे हमेशा काम आता है। तो इसको आपने ध्यान रखना, ओम के नियम के बारे में जाना। ओम के नियम का जो है हमने क्या निकाला, डेरिवेशन निकाला, जो हम दूसरे पॉइंट में हम बता रहे थे कि ये ओम के नियम का डेरिवेशन है। तीसरा पॉइंट हमने जो दिखाया था उसमें आपको बताया था कि जो तीसरा पॉइंट हम क्लियर करेंगे, ओम का नियम सदिश रूप में जो है हमारे पास ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में हम उसको जो है किस प्रकार से उसको प्रदर्शित करते हैं, ये हमने बताया। जो V/I बराबर R होता है, ये नियतांक होता है, ये इसका स्केलर फॉर्म है, अदिश फॉर्म है। जो हमारे पास जो पूछा भी जाता है इसको हमें ध्यान रखना है, V/I का मान जो सदिश रूप में इसको जब लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाता है, तो उसको हम सीख लेते हैं किस प्रकार से हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि जो ओम के नियम का सदिश रूप में, तो हम देख लें वेक्टर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको किस तरीके से दिखाते हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ा कि प्रतिरोध R बराबर रो L/A, रो की वैल्यू हम R की वैल्यू हम निकाला था, R बराबर रो L/A, यानी जो विद्युत प्रतिरोध होता है, चालक तार का प्रतिरोध होता है, वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो है क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रो जो है उसका लाक्षणिक गुण है, रो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर हम उसकी लंबाई बढ़ा देंगे, क्योंकि रो में जो है एल भी नहीं आता ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आता है। तो रो का मान उसका एक लाक्षणिक गुण है, प्राकृतिक गुण है उसका, जो प्रकृति का गुण पर निर्भर करता है पदार्थ की। तो रो का जो है क्या होता है, उसमें लंबाई बढ़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रतिरोध जो है लंबाई बढ़ने पर बढ़ जाता है। R पर वो है L/A होता है, वहां पर हमने बताया था। तो ये R बराबर रो L/A हम वहां पे निकाल चुके हैं। ओम के नियम से यह हम देख लें V/I बराबर R था, तो R की वैल्यू यहाँ पे हम V/I रख लें, तो V/I बराबर क्या आ जाएगा, रो L/A।
तो यहाँ पे हमने v अपॉन आई बराबर रो एल अपॉन ए, आई को जो है एल की जगह ले जाते हैं और एल को वी की आई की जगह ले आते हैं, हम क्रॉस जो है चेंज करते हैं इनको। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, v अपॉन आई की जगह जो है आई को एल की जगह, एल को आई की जगह लिया है। तो अब ये देखें तो क्या हो गया, ये हो गया v अपॉन एल बराबर रो आई अपॉन ए। तो अब यहाँ पे आप देख होंगे v अपॉन एल, अगर हमारे पास किसी कंडक्टर की जिसकी लेंथ एल थी और उस पर हमने आरोपित विभवांतर v था, तो उस पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हमने निकाला था, E बराबर हमने बताया था E बराबर v अपॉन एल। वहां पे हम ये पहले ही बता चुके हैं कि जो v और l का अनुपात जो है क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तथा I अपॉन ए, I अपॉन ए आप देख रहे होंगे, इससे पिछले वीडियो हमने बताया था करंट डेंसिटी के बारे में हमने बताया था। तो करंट डेंसिटी हमारा जो धारा घनत्व था, जो हमारा J से हम उसको प्रदर्शित कर रहे थे, J बराबर I अपॉन ए, वहां पे हमने निकाला था कि जो धारा घनत्व होता है उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा ही क्या कहलाती है, उसकी जो है धारा घनत्व कहलाती है। तो J बराबर हमने वहां पे I अपॉन ए निकाला था। तो वहां पर हमारे पास हम यहाँ पे देखें I अपॉन ए की जगह हम क्या रख लेंगे, J रख लें। तो तब हमारे पास जो v अपॉन एल की जगह E रख लें तो E बराबर आ जाएगा रो जे, जे हमारा धारा घनत्व आ जाएगा। तो जो है v हमारे पास E बराबर आ गया रो जे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है हमारे पास जो है J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर हम रो को इसको अपॉन में ले जाए तो J बराबर आप देखेंगे E अपॉन रो। तो J बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन रो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 अपॉन रो, ये जो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम आया था, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाती है, उसकी जो है कंडक्टिविटी कहलाती है, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर हमने 1 अपॉन रो पढ़ा था। तो यहाँ पे 1 अपॉन रो की जगह हम यहाँ पे अगर हम सिग्मा रख लें तो तब J बराबर आ जाएगा सिग्मा E। तो यहाँ पे आप देख रहे धारा घनत्व बराबर आ जाता है विशिष्ट चालकता गुणा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास जो आप देख रहे होंगे E जो होती है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सदिश राशि है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र हमने जैसे उसमें दिखा था कि चालक के अंदर, यहाँ पे देख रहे हैं आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो धारा घनत्व की दिशा होती है, ये जो है J, ये भी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, क्योंकि जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है उसी दिशा में धारा घनत्व की दिशा हमने बताई थी। तो धारा घनत्व वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा सेम ही होती है, तो इसलिए धारा घनत्व की भी दिशा। तो यहाँ पे हम इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखे तो J हमने बताया था कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखे तो J वेक्टर J हो जाएगा बराबर सिग्मा हमारी अदिश राशि होती है, E हमारी सदिश राशि, तो E के ऊपर भी हम वेक्टर लगा देंगे। तो J वेक्टर J बराबर आ जाएगा सिग्मा वेक्टर E। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो संबंध आता है, ये जो ओम के नियम का जो है सदिश रूप कहलाता है, इसी को हम सदिश रूप कहते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में आता है, ये ओम के नियम से आप देखोगे वहीं से ये निकला है, R बराबर रो एल अपॉन ए, आर बराबर v अपॉन आई से जो है हमने इसको जो है स्केलर फॉर्म को किसमें निकाल दिया, वेक्टर फॉर्म में। तो इसी को हम ओम का जो है सदिश रूप कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर सदिश रूप में पूछा जाए तो आप उसको जो है किस तरीके से डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप इस तरीके से समझ लेंगे हमने इस तरीके से निकाला। तो ओम के नियम को आपने सदिश रूप में जाना। इसके बाद हमने जो चौथा पॉइंट आपको हमने बताया था कि जो हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे वो था हमारे पास ओमीय तथा अनोमीय चालक, जो है ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं, ओमीय और अनोमीय चालक, उसके बारे में हम जाने। तो यहाँ पर हमारे पास देख लें हम ओमीय और अनोमीय चालक, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ओम का नियम हमने बताया था कि ओम का नियम जो है v अपॉन आई बराबर आर होता है। तो v अपॉन आई बराबर आर बराबर नियतांक होता है। तो यहाँ पर जो r का मान होता है, ये जो है ओम के नियम में आप देखेंगे तो वो ऐसे चालक जो r का जो है आरोपित विभवांतर पर निर्भर नहीं करते हैं। तो r का मान जो है उस पर जो आरोपित विभवांतर है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है हमें v अपॉन आई बराबर आर देख रहे हैं आप, तो हम कहते हैं कि जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनका जो विभवांतर होता है, जो उनका प्रतिरोध होता है चालक का, जो हमने चालक लगाया था, वो आरोपित विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। तो v का मान हमारे पास जैसे जैसे हम v बढ़ाएंगे उसी अनुपात में धारा I भी बढ़ती रहेगी। तो v और I का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, नियत ही रहेगा, यानी R का मान हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। जैसे v, जैसे हमने बताया था वोल्टेज हमने 6 वोल्ट लगाया तो धारा हमारे पास जो है 3 एम्पियर मिल रही थी। तो v अपॉन आई का मान जो R देखेंगे तो 2 ओम हो जा रहा है। लेकिन जब हमने 12 वोल्ट लगाया था तब हमें जो है 6 एम्पियर की धारा मिल रही थी। तब भी हम देखें v अपॉन आई का मान 12/6 करेंगे तब भी 2 ओम ही रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो वोल्टेज पर निर्भर नहीं कर रहा है, आई जो है R का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो आरोपित विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। तो हम कहते हैं कि जो चालक जो है ओम का नियम का पालन करते हैं
वह चालक क्या कहलाते हैं, हमारे ओमीय चालक या रेखीय चालक हम उसको कहते हैं। तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं तो उन्हें हम ओमीय चालक या रेखीय चालक कहते हैं। और जो ओमीय चालक होते हैं इनका जो V/I का अनुपात रहता है वो नियत रहता है, ये आप जानते हैं। तो V और I के बीच का जो हम ग्राफ खींचे तो अब हमें जो है ग्राफ कैसे मिलता है, सरल रेखा ही मिलता है, क्योंकि ओम के नियम में हमने बताया था V और I के बीच का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में सरल रेखा प्राप्त होती है। उसकी ढाल हमने निकाला था tan थीटा, V/I बराबर tan थीटा जो R के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम जो है क्या करें, जैसे डायग्राम आप देख रहे हैं V और I के बीच यहाँ पे हमने x पे विभवांतर V दिखाया है, और धात्विक चालकों के लिए हमने जो है I हमने जो है y x पे दिखाई वैद्युत धारा, और इनके बीच एक ग्राफ जो हमने खींची सरल रेखा में मिली। तो ये हमारा पास इस प्रकार का जो ग्राफ जब भी आप पेपर में देखेंगे तो हम कहेंगे ये कैसा कंडक्टर है, ओमीय कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर है, इसको हम ओमीय चालक कहते हैं। तो इनके बीच का वक्र हमेशा इनके बीच की जो ग्राफ आएगा वो V और I के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं, ओमीय जो है कंडक्टर हमारे कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे ओमीय चालक कहलाते हैं, जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, नाइक्रोम हो गया, माइका हो गया। तो ये हमारे पास ये हमारे जो क्या होते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं, इनको हम रेखीय चालक या ओमीय चालक हमने कहा था। तो ये हमारे उदाहरण इसके होते हैं। और ये धात्विक चालक होते हैं, तो धात्विक चालक तो कम विभवांतर पर ही ये जो है ओम के नियम का पालन करते हैं। ये आपने ध्यान रखना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ना शुरू हो जाता है गर्म होने के कारण, जिस वजह से ओम के नियम का पालन नहीं कर पाते। तो कम विभवांतर पे ही, कम पोटेंशियल डिफरेंस पर ये जो है ओम के नियम का पालन करते हैं धात्विक चालक। तो जैसे हमने तांबा बता दिया, चांदी बता दिया, तो नाइक्रोम हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, ओमीय परिपथ के उदाहरण कहलाते हैं, ओमीय चालक के उदाहरण कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम नॉन ओमिक देख लें हम, या अनोमीय चालक जिसे कहते हैं हम, अनोमीय चालक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, अनोमीय चालक कहलाते हैं। ये हम नॉन ओमिक कहते हैं उन्हें, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात V और I के बीच का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होता, वहां पर कैसा होती है, एक वक्र प्राप्त होती है, वक्र रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। हमारे पास ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास जो है निर्वात नलिका हो गई, उसमें हमारे पास जैसे अर्ध चालक डायोड हो गए, PN संधि डायोड जैसे हमारे पास आते हैं। तो ये डायोड हमारे जो होते हैं ये हमारे जो है क्या कहलाते हैं, अनोमीय चालक कहलाते हैं। इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर हो गए, ट्रांजिस्टर भी हमारे क्या कहलाते हैं, अनोमीय चालक कहलाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए जो है अनोमीय चालक के। इनका वक्र हमने बताया था V और I के बीच का जो वक्र होता है वो सरल रेखा नहीं मिलता है, बल्कि एक वक्र के रूप में होता है। जैसे हमने यहाँ पे विभवांतर दिखा रखा है, x अक्ष पे वैद्युत धारा y अक्ष पे दिखा रखी है, और एक वक्र हमने जो है डायोड का यहाँ पे देख रहे होंगे। तो पहले तो ग्राफ लाइन जो थी सीधी थी, बाद में जो है मुड़ के जो है वक्राकार इस तरीके से बन गई। तो ये जो है इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे, तो ये ओम का नियम का पालन नहीं करता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास हम PN संधि डायोड अगर अवनति में रिवर्स बायस हम देखते हैं, आगे चल के हम उसको पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से, तो उनका वक्र हमारे पास जो है एक सीधी सरल रेखा नहीं प्राप्त होता, बल्कि वक्र के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार से इन चालकों को हम क्या कहते हैं, अनोमीय चालक कहते हैं। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक यहाँ पे देख लेंगे, हम कवर करेंगे इसमें गत्यात्मक प्रतिरोध। हमने बताया था जिसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, उसके बारे में जाने जो है हमारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस जो हमारे गत्यात्मक प्रतिरोध है हम क्या कहते हैं। यहाँ पर जो हमने वक्र दिखाया था, ये एक सीधी रेखा ना प्राप्त होकर वक्र जो है डायोड का हमने दिखाया यहाँ पे। तो इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो बिंदु यहाँ पर हम देखें P और Q एक हम ले लें। तो इस P और Q पर हमारे पास देखेंगे तो इनको जो है हमने अक्षों को x अक्ष पे और y अक्ष पे जब हमने मिलाया तो जो है P और Q, और देखेंगे तो जो है यहाँ पर हमारे पास इनको जब हमने मिलाया तो P से S तक की जो विस्थापन होगा ये हमारा जो है विभवांतर कहलाएगा। एक छोटे से खंड के लिए जो है विभवांतर जो हमारे पास आएगा डेल्टा V आ जाएगा, और इसमें छोटे से खंड में परिवर्तन करने पे जो आप देखेंगे QS जो आ रहा है वो विद्युत धारा में परिवर्तन आ रहा है, डेल्टा I आएगा, इसको हम ले लें। तो डेल्टा V और डेल्टा I का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। इसको आपने ध्यान रखना है, ये छोटे से खंड के लिए हमारे पास आता है। तो हम इसमें कहते हैं हम अनोमीय परिपथ के किसी खंड में किए गए छोटे से विभवांतर, आरोपित विभवांतर में किए गए छोटे से परिवर्तन डेल्टा V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I में परिवर्तन डेल्टा I के अनुपात को क्या कहते हैं, जो है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I के अनुपात को ये हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमने जो है गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में जाना कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा I जो है गत्यात्मक प्रतिरोध होता है। तो इस प्रकार से हम गत्यात्मक प्रतिरोध जो है निकालते हैं एक छोटे से खंड के लिए।
तो इसके बाद हम अगला जो है छठा टॉपिक हम देख लें, जो हमने बताया था कि इसमें हम पढ़ेंगे मोबिलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गतिशीलता किसे कहते हैं, गतिशीलता के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इसके बारे में हम जाने। तो गतिशीलता के बारे में जाने, मोबिलिटी के बारे में, कि मोबिलिटी जो है एक नाउन वर्ड है। नाम से इसमें आप समझे कि मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। तो यहाँ पे हम जो कहें कि जो है एबिलिटी, मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव फ्रीली और बी इजिली मूव्ड। बड़े आसान तरीके से जो क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, आसानी से जो है मूवमेंट होता है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। उसकी जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। तो गतिशीलता माने जो है आवेश वाहक हमारे, जो इसमें गतिशील होने वाले जो होते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, जो मूव कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं। तो वहां पे हम इसको जो है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हम इसमें कह देते हैं। हमारे जो है पॉजिटिव आवेश भी जो है, जिसको हम कोटर कहते हैं, आगे हम इसको समझेंगे। कोटर जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वहां पे हमारे पास जो है पॉजिटिव, वहां पर जो है चार्जेस जो है मूव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ज का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है धात्विक चालकों में, हमारे जो कंडक्टर होते हैं, जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, धात्विक चालक होते हैं, उसमें जो है सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है वो अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी वहां पर रहती है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है। तो वहां पर हम थोड़ा इस तरीके से एग्जाम्पल के तरीके से समझे कि मूव करने के, यानी फ्रीली जो मूव हो सके, आसानी से मूव हो सके। यहाँ पर हमने जो है शॉपिंग कार्ट दिखा रखे हैं, 2 शॉपिंग कार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें जो है सामान, मॉल वगैरह से सामान वगैरह रख के हम लोग ले जाते हैं। तो एक हमारे पास 2 कार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक कार्ड के जो है एक कार्ड, ये दोनों कार्ड, एक कार्ड जो है बहुत पुरानी, एक कार्ड जो नई, इस तरीके से हम समझ लें इसमें कि जो ऊपर वाली कार्ड है वो, उसमें जो है हमने जो उसके पहियों में तेल वगैरह, मोबिलाइल वगैरह जो है हम जो डालते हैं, जिसकी वजह से जो है पहिया में घर्षण ना हो। लेकिन जो है ये नीचे वाली जो हमारे पास जो कार्ट है, जिसमें बहुत टाइम से वैसी रखी हुई है, उसके पहिए थोड़ा सा हार्ड है, जिसमें हमने तेल वगैरह नहीं डाला है, तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इस तरीके से हम समझ लें कि जो है उनके जो है पहियों में जो है फ्रीली मूव नहीं है, काफी टाइम हो चुका है। लेकिन जो ऊपर वाला कार्ट देख रहे हैं, उसमें हमने जो है मोबिलाइल वगैरह, या हम जैसे समझे कि उसमें तेल वगैरह डालेगा उसके पहियों में, जिससे घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो जिस वजह से आसानी से मूव कर सकते हैं। तो उसके पहिए फ्रीली मूव हो जा रहे हैं, और नीचे वाले कार्ड के जो है पहिए फ्रीली मूव नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा एग्जांपल के तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो है पहले वाले कार्ड पे एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, इसको फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर जैसी जो है हम देखेंगे फोर्स जो है धक्का लगाया उसने, जो है एक जो है नियत समय के लिए 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, उसने फोर्स लगाया उस कार्ड पर और धक्का देके छोड़ दिया। तो वो जो है मूव करता हुआ जो है कुछ दूरी तय करते हुए यहाँ पहुंच गया। देखें आप, जैसे दिख रहा है कि उसने जो है वहां से धक्का दिया, तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर वो जाके कार्ड पहुंचा। लेकिन उसी फोर्स से दूसरे कार्ड को जब वो धक्का देगा, तो वो भी क्या करेगा, सेम टाइम में सेम फोर्स उसने लगाया, वहां से सेम फोर्स लगाने पर अब की बार देखेंगे कि जो है जो डिस्टेंस होगी वो उसकी कम हो जाएगी, वो उतनी दूरी तय नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसने धक्का उतना ही लगाया, फोर्स उतना ही लगाया, लेकिन उसने दूरी क्या करी, तय कम करी, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम हो गई। वो किस वजह से भी, ये भी आप जान रहे हैं। तो ये दोनों स्थिति में आप देखेंगे, ऊपर वाले में जो है जो उसने धक्का लगाया था, नीचे वाले में भी प्रेस फोर्स लगाया था, दोनों में फोर्स सेम है, जो है सेम टाइम के लिए फोर्स लगाया, एक्सीलरेशन भी सेम है। तो वहां पे लेकिन जो है क्या हो रही है उसकी, यहाँ पर आप देखेंगे जो दाब है उसका, जो हमने बताया कि जो उसमें मास है, मास और फोर्स उसमें जो है क्या है, सेम है। तो वहां पर हमारे पास जो इसकी जो वेलोसिटी आप देखेंगे, किसका वेग ज्यादा होगा, फर्स्ट वाली पोजीशन में वेग ज्यादा होगा या नीचे वाले में वेग ज्यादा होगा। स्वतः ही माना इसका वेग अगर v1 है और इसका वेग v2 है, तो हम कहेंगे ऊपर वाले का वेग ज्यादा रहा होगा, तभी उसने ज्यादा डिस्टेंस तय करी। तो v1 इज ग्रेटर देन v2, सभी जान रहे हैं कि ऊपर वाले का वेग ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी इसकी, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। तो वहां पे ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी, नीचे वाले की कम थी, क्योंकि उसको जो है
उसको जो है फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे, उसके जो पहिए थे। तो इस प्रकार से हमने इस एग्जाम्पल को हम जो है समझ के जो है दूसरे एग्जाम्पल पे हम जो आते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में हम जिसको समझेंगे, वहां पर भी हम इसी तरीके से जो हमने कार्ड दिखाया वेजिटेबल कार्ड, वहां पर हम जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है कंडक्टर यहाँ पे हमने दिखा रखे, दो कंडक्टर हैं, सेम लेंथ के कंडक्टर हैं, इसकी लेंथ भी एल है, नीचे वाले कंडक्टर की भी लेंथ एल है, दोनों के जो है हमने जो है दोनों की लेंथ सेम ले रखी। क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों का सेम है, ए है। दोनों कंडक्टर सेम लेंथ के, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के, यानी दोनों की मोटाई सेम है, लेकिन जो उनका मटेरियल है दोनों का अलग अलग है। दोनों के जो है मटेरियल जो है कहने का मतलब क्या है, एक अगर धातु का तांबे का है, नाइक्रोम का, तो दोनों के कंडक्टर के जो है क्या है मटेरियल अलग अलग है। आपने इस चीज को ध्यान रखना, दोनों कंडक्टर अलग अलग धातु चालकों के हैं, तो एक अलग चालक है दूसरा अलग है, लेकिन लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है। अब हम देखें इनको दोनों को ही हमने क्या किया, जैसे हमने जो है यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को ही जो है बैटरी के द्वारा जोड़ा। तो हमने जो है जैसे हमने जो है बैटरी के द्वारा जोड़ा, पहले वाली को भी हमने बैटरी के द्वारा V वोल्ट के अंदर से जोड़ा, दूसरे वाले को भी हमने बैटरी के V वोल्ट के अंदर से जोड़ा। तो हमें पता है कि क्या हो जाता है, इसमें वैद्युत क्षेत्र E आरोपित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहले कंडक्टर पे है हमने जैसे क्या किया, बैटरी के द्वारा जो है V वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो हमने पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव दिखा रखा है, इधर नेगेटिव दिखा रखा है, देख होंगे आप पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर हम जो कहने का चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने जो कंडक्टर इसमें दिखा रखा है, तो ये कंडक्टर में जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा, उच्च विभवांतर हो जाएगा, एक निम्न विभवांतर हो जाएगा। आगे जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आएंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे से जो है आरोपित विभवांतर के जो वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे देखोगे हमने बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, इन पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स F माना इस पे लग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस पे एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, धनायनों से टकराने के बावजूद भी एक नियत वेग से क्या करते हैं, एक नियत वेग से आगे की तरफ गति करते हैं, जिस नियत वेग को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था। तो हमने VD यहाँ पे दिखा रखा है, और VD क्या है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में देख रहे हैं आप। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, और जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है। अब हमारे पास आरोपित धारा आपने जाना है कि जो है जिसकी धारा अधिक होगी, आप जानेंगे कि जो है धारा किस में अधिक होगी, पहले कंडक्टर में, दूसरे कंडक्टर में, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जिसमें विभवांतर हमने आरोपित किया, एक कंडक्टर में आप देखेंगे ज्यादा धारा मिल रही होगी, दूसरे कंडक्टर में धारा कम मिल रही होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि विभवांतर दोनों में सेम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे हमने ऊपर वाले पे हमने V वोल्ट की बैटरी द्वारा जोड़ी, तो उसका जो अनुगमन वेग था VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD से क्या करने लग गए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करने लग गए, मूव करने लग गए। तो जिसके कारण करंट जो है जनरेट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो VD हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी, तो इसी प्रकार से हम दूसरे कंडक्टर में देखें, दूसरे कंडक्टर पे भी हमने जो है सेम वोल्टेज स्थापित किया V वोल्ट का, और उसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो गया। E स्थापित होने के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे उन पे सेम फोर्स लग रहा है। तो दोनों कंडीशन में देखो सेम फोर्स लग रहा है, जैसे हमने कार्ड वाले एग्जांपल में बताया था, फोर्स दोनों में सेम लग रहा है। इलेक्ट्रॉनों पे भी जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो मूव फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर भी सेम फोर्स लग रहा है, नीचे वाले पे भी सेम फोर्स लग रहा है, सेम टाइम के लिए लग रहा है। एक्सीलरेशन दोनों का सेम है, जो त्वरण है दोनों सेम त्वरण से गति कर रहे हैं। एक में जो है यहाँ पर आरोपित विभवांतर है, तो लेकिन इसका जो अब की बार जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमने देखा, हम क्या ले लेते हैं, VD डैश ले लेते हैं। तो VD डैश यहाँ पर देखा गया कि जो ऊपर वाले चालक का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, अनुगमन वेग, वो ज्यादा था, नीचे वाले का जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम थी, अनुगमन वेग कम था। ऐसे क्यों हुआ, जबकि कहेंगे फोर्स भी सेम लग रहा है, जो है वैद्युत क्षेत्र भी दोनों में सेम है, एक्सीलरेशन भी सेम है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में अलग अलग हो रही है। तो ये कंडक्टर पे निर्भर करेगा, चालक क्योंकि अलग अलग है। हम आगे इसको समझेंगे किस तरीके से क्यों हुआ ऐसा, अनुगमन वेग दोनों के लिए अलग अलग क्यों हुआ, VD अलग क्यों हो गया, ऊपर वाले के लिए नीचे वाले के लिए VD क्यों चेंज हुआ। तो उसी तरीके से कार्ड वाले एग्जांपल से हमने जैसे समझा था। तो यहाँ पे हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, अगर हम जो है इसकी जो हम मोबिलिटी के बारे में इसको हम जाने कि मोबिलिटी क्या होगी, गतिशीलता किसकी अधिक है। तो गतिशीलता हमने बताया ऊपर वाले कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिक है, नीचे वालों की कम है। तो उसकी तुलना हम किस तरीके से करेंगे, तो हम जो देखेंगे आरोपित विभवांतर, आरोपित वैद्युत क्षेत्र तो दोनों में E है। तो जब हम उसको जो है
आरोपित विभवांतर का हम इसमें जो है अनुगमन वेग में डिवाइड भाग दे दें, तो VD में हम जो है एकांक वैद्युत क्षेत्र जो हमने आरोपित किया उसका भाग दे दें, तो एकांक आरोपित वैद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न विभवांतर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अनुगमन वेग होता है, उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। वही हमारा जो है गतिशीलता कहलाता है, और इस गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम जो म्यू बराबर हम लिख लेते हैं, तो म्यू बराबर आता है VD/E। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है VD, ये हमारे पास ये हम इसको जो है इसका जो है स्केलर फॉर्म में लेते हैं, हम इसको मैग्नीट्यूड लेते हैं हम इसका। अगर हम जो है वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो इसको जो है माइनस में हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि VD जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, तो यहाँ पर जो है माइनस में आता है। लेकिन यहाँ पर हम इसका जो है सिर्फ स्केलर फॉर्म ले लें तो यहाँ पे हमारे पास म्यू बराबर आ जाएगा, जो हम मोबिलिटी को हम दिखाते हैं म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बराबर VD/E। तो ये VD क्या हो जाएगा हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या हो जाएगा उसका वैद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा हम देख लें, तो हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता वह अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त होती है। एकांक वैद्युत क्षेत्र यानी VE हमने जो है अपॉन में ले लिया, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र से हम उसकी जो है, क्योंकि तुलना हम तभी कर सकते हैं एकांक वैद्युत क्षेत्र से। हमने जैसे बताया कि जैसे इस तरीके से हम समझे किसी के परसेंटेज जो है, अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंट मतलब क्या होता है, 100 में से हम उसको निकालते हैं प्रतिशत को, किसी के 60 नंबर है, किसी के जो 60% है, किसी के 80% है। तो इस तरीके से अगर हम समझे कि जो है 80% वाले को जो है हमने निकालने के लिए 100 से भाग हम उसके मार्क्स को जो है क्या करते हैं, कुल मार्क्स से हम उसको डिवाइड करके जो है उसका परसेंटेज निकालते हैं कितने प्राप्त किए उसने। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो कुल वेलोसिटी थी उसकी VD थी, उसमें एक आरोपित वैद्युत क्षेत्र E है, तो उसका डिवाइड कर लेंगे तो U, इससे हम एकांक जो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो अनुगमन वेग होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, उसकी मोबिलिटी कहलाएगी, गतिशीलता कहलाएगी। तो E बराबर हम उसको म्यू जो है म्यू से हम प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू बराबर आ जाएगा VD/E। तो यहाँ पर हम देखें इसका SI मात्रक हम देख लें, हमारे पास VD जो होता है वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका हमने बताया था मीटर पर सेकंड होता है, और अपॉन में E जो वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम इसका मात्रक हमने वोल्ट पर मीटर हमने बताया था। वोल्ट पर मीटर को हम जो है ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास जो है मीटर का इंटू मीटर से हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा वोल्ट इंटू सेकंड। तो ये इसका SI मात्रक आ जाता है मीटर स्क्वायर पर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकंड, ये इसका जो है SI मात्रक आ जाता है। इसी प्रकार से हम इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है कोटरों से धनायनों से जो है अधिक होती है, तो ये जो है गतिशीलता यहाँ पर हमने जो है इसको हम जो कह रहे थे कि जो है अनुगमन वेग जो होता है ऊपर वाले जो कंडक्टर में हमने बताया उसकी ज्यादा है, नीचे वाले में कम है। इसको समझे हम किस तरीके से, जबकि सेम फोर्स लग रहा है। अब हम इसके लिए समझने के लिए VD की जो वैल्यू हमने निकाली थी पहले, तो VD बराबर हमने E/m इंटू टॉ बार, ये हम निकाल चुके हैं। अनुगमन वेग जो किसी कंडक्टर के अंदर अगर जो है E क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, कैपिटल E हमने बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आरोपित वैद्युत क्षेत्र हो रहा है E था, अपॉन में जो है m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू टॉ बार जो है औसत रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास जो आता है, जो श्रांति काल है, दो क्रमागत धनायनों से टक्करों के बीच का जो समय था उसका जो एवरेज होता है वही हमारा औसत श्रांति काल कहलाता है, टॉ बार। तो यहाँ पे हम VD की वैल्यू E/m इंटू टॉ बार यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पर हमारे पास गतिशीलता म्यू बराबर आ जाता है VD/E से। VD की वैल्यू हम यहाँ पे रखें E/m इंटू टॉ बार अपॉन E से E कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें जो म्यू बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा E/E टॉ बार अपॉन m। तो यहाँ पे आप देखोगे E टॉ बार अपॉन m, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखोगे आप जो है ये जो म्यू है वो निर्भर कर रहा है टॉ बार पर, यानी श्रांति काल पर जो रिलैक्सेशन टाइम है उस पर निर्भर कर रहा है, उसके जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उस पर निर्भर कर रहा है। तो अब हम देखें रिलैक्सेशन टाइम जिसका ज्यादा होगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम जिसका ज्यादा होगा उसका म्यू यानी गतिशीलता उसकी ज्यादा होगी, यानी उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये आपने ध्यान रखना है कि जो है म्यू का मान यानी रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, माना रिलैक्स करने का टाइम जिसको ज्यादा मिलेगा। हम जो कंडक्टर के अंदर बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन जो है धनायनों से टकरा रहे थे, तो अगर उसको रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो यानी उसको जो है रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, तो यानी टक्कर में समय बढ़ गया। तो टक्करों में जब समय बढ़ जा रहा है तो उनकी जो टक्करों में देखेंगे तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अगर बढ़ गया तो यानी उसको जो है स्पीड मिल जाएगी। तो उस स्पीड को जो है हमने बताया उसको टकराने से क्या हो रही है, उसकी स्पीड कम हो जा रही है।
तो उसकी जो स्पीड कम हो जाएगी, तो वो जो है उसमें जो स्पीड कम हो जाएगी यानी वीडी कम हो जाएगा। तो जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो उसकी स्पीड स्वतः ही आप समझ रहे जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो बढ़ जाएगी। उसको कम समय में वो एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका रिलैक्सेशन टाइम जो है बढ़ गया, औसत श्रांति काल बढ़ गया। तो यानी उसकी मोबिलिटी बढ़ गई। नीचे वाले चालक में श्रांति काल कम है, श्रांति काल कम हो जाता है, वहां पे हमारे पास म्यू का मान अगर कम होता है तो उसमें जो है बहुत जल्दी टकराएंगे। श्रांति काल कम होने से, जल्दी टकराने से क्या होगा, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कम आएगी। तो वी डी डैश कम हो रही थी, वी डी हमारे पास ज्यादा थी, इसीलिए हमने बताया कि ऊपर वाले में जो है मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिक है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जिसको हम गतिशीलता कहते हैं उस वाले में ज्यादा है, नीचे वाले में कम है। तो इस प्रकार से आपने जो है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में जाना। तो ये वीडियो के माध्यम से जो हम यहाँ पे टॉपिक बता रहे हैं, आप जरूर पॉज करके वीडियो को जरूर जो है इनके जो है नोट्स तैयार करें, कॉपी में नोट्स बनाएं। आप देख रहे होंगे कि हम जो है यहाँ पर जो है एक एक टॉपिक को बहुत, अगर हम समझा रहे हैं उसको तो बहुत आसान तरीके से भी हम उसको समझा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे टॉपिक को हम लिख के यहाँ पे आप जो है देख रहे होंगे लिखे हुए जो पॉइंट है, पॉइंट स्टेप वाइज स्टेप हम उनको लिख के भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने पेपर में लिखना है। क्योंकि आप जब पेपर दे रहे होंगे तो पेपर में आपको समझ में अगर आ गया कॉन्सेप्ट तो समझना अलग चीज है, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। लिखने में किस तरीके से आप इसको जो है किसी डेरिवेशन को किस तरीके से शुरुआत करेंगे, कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से, इसीलिए जो है थोड़ा सा वीडियो हमारा बड़े हो जाते हैं ताकि हम आपको जो नोट्स हैं आप उन नोट्स को तैयार कर सके, आपके जो एग्जाम के लिए जो है फायदेमंद हो। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। अच्छा लगे तो जरूर आगे जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें जो है मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए नए अच्छे वीडियो बना के लाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।